नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे राजस्थान में किसान आंदोलन। आज जानेंगे राजस्थान के किसान आंदोलनों के बारे में कि राजस्थान के किसान आंदोलन कहाँ कहाँ पर हुए, उनके क्या कारण रहे कि किसानों ने आंदोलन किया, उन आंदोलनों में किन किन की सक्रिय भूमिका रही, आंदोलन करने की क्या वजह थी कि किसानों को आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ी। इन सभी बिंदुओं के ऊपर अपन आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि राजस्थान में कौन कौन से किसान आंदोलन हुए। तो फर्स्ट किसान आंदोलन होता है राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन कौन से पॉइंट है? बिजोलिया किसान आंदोलन। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन। और थर्ड नंबर पे आता है बूंदी किसान आंदोलन। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। उसके बाद फोर्थ नंबर पे लेते हैं अपन अलवर किसान आंदोलन की। अलवर किसान आंदोलन। फिफ्थ नंबर पे शेखावाटी किसान आंदोलन। और सिक्स्थ नंबर पे भरतपुर किसान आंदोलन। इन सभी किसान आंदोलनों के बारे में हम लोग आज की क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। तो अपन आज कुछ इम्पोर्टेंट्स क्लास किसान आंदोलन शुरू करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का पता होना चाहिए। कि सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि राजस्थान किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है। भाई, राजस्थान किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, राजस्थान किसान आंदोलन के जनक किन्हें माना जाता है? राजस्थान किसान आंदोलन के जनक सभी ने नाम सुना होगा विजय सिंह पथिक का। विजय सिंह पथिक जी का नाम सुना होगा। इन्हीं को ही राजस्थान किसान आंदोलन के जनक माना जाता है, क्योंकि इनका नाम हम बिजोलिया किसान आंदोलन में पढ़ेंगे, इनका नाम बेंगू किसान आंदोलन में पढ़ेंगे। ठीक है। एक पॉइंट है कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसका जनक किसे माना जाता है। ये तो राजस्थान किसान आंदोलन के जनक हो गए, और जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसका जनक किसे माना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि बिजोलिया किसान
आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन है? बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक भाई, बताओ बताओ बताओ। साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास। बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत साधु सीताराम दास के सहयोग से होती है। इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में बहुत योगदान दिया। विजय सिंह पथिक जी को भी बिजोलिया किसान आंदोलन में लाने का श्रेय साधु सीताराम दास जी को ही जाता है। यहाँ तक की बातें सभी को समझ में आ गई, क्लियर है कि राजस्थान किसान आंदोलन के जनक कौन है? विजय सिंह पथिक। बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन है? साधु सीताराम दास। क्लियर है ये बातें? क्लियर है। आगे चले क्या भाई? आगे चले क्या? आगे देखो, अब अपन शुरू करने वाले हैं बिजोलिया किसान आंदोलन। क्या शुरू करेंगे? अपन बिजोलिया किसान आंदोलन से शुरुआत करते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन, यहाँ से अपन शुरुआत करते हैं। अब पहले तो बिजोलिया किसान आंदोलन के ऊपर कुछ चर्चाएं कर लेते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन कब से प्रारंभ होता है, कब तक चलता है, इसका क्या महत्व था, इन सभी के बारे में अपन आज समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, तो जो इसके अंदर बार बार शब्द यूज हो रहा है बिजोलिया बिजोलिया, तो इसका प्राचीन नाम क्या था? तो सबसे पहले तो क्या पता होना चाहिए? बिजोलिया का प्राचीन नाम। तो प्राचीन नाम क्या था बिजोलिया का? बिजोलिया का प्राचीन नाम था विजयावल्ली। क्या नाम था? विजयावल्ली, या इसे विंध्यावल्ली भी कहते थे। क्या कहते थे? विंध्यावल्ली। भाई जो बिजोलिया है उसका प्राचीन नाम था विजयावल्ली या विंध्यावल्ली। और जो ये बिजोलिया है वो मेवाड़ रियासत का पार्ट था। बिजोलिया, जो ये बिजोलिया है ये मेवाड़ रियासत का पार्ट था, और मेवाड़ रियासत में भी प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। प्रथम श्रेणी ठिकाना। देखो, बिजोलिया का प्राचीन नाम, बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या है? विजयावल्ली या विंध्यावल्ली। भाई बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या है? विजयावल्ली या विंध्यावल्ली। क्लियर है? बिजोलिया मेवाड़ रियासत का पार्ट था। मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। कौन? बिजोलिया। बिजोलिया के संस्थापक कौन थे? ये पता होना चाहिए। संस्थापक कौन थे भाई बिजोलिया के? बिजोलिया के संस्थापक थे अशोक परमार। अशोक परमार। बिजोलिया के संस्थापक कौन थे? अशोक परमार। कौन थे बिजोलिया के संस्थापक? अशोक परमार। कौन थे? अशोक परमार। अब ये बिजोलिया के संस्थापक अशोक परमार कैसे बने? तो शुरुआत होती है खानवा के युद्ध से, जब बाबर की सेना और
राणा सांगा की सेना के बीच में युद्ध होता है, खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? बहुत प्रसिद्ध युद्ध है खानवा का युद्ध। उसी के साथ ही दिल्ली के ऊपर कौन काबिज हो जाते हैं? किनकी सत्ता आ जाती है? मुगलों की आ जाती है। भाई बाबर जीत जाता है खानवा के युद्ध में, और दिल्ली के अंदर मुगलों की सत्ता आ जाती है। तो खानवा के युद्ध के अंदर राणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध होता है, और उस युद्ध के अंदर अशोक परमार, भाई खानवा का युद्ध होता है। खानवा का युद्ध किन किन के मध्य होता है? बाबर वर्सेज राणा सांगा। भाई बाबर वर्सेज राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध होता है, और जो राणा सांगा है इनके साथ खानवा के युद्ध के अंदर कौन लड़ता है? अशोक परमार। कौन लड़ता है? अशोक परमार। लड़ने को तो राजस्थान के सभी रियासतें राणा सांगा के साथ थी, लेकिन अशोक परमार भी राणा सांगा के साथ खानवा के युद्ध के अंदर भाग लिया था। इन्हीं से प्रसन्न होकर, ये कहाँ के थे? भरतपुर के थे। कहाँ के थे? भरतपुर के। ठीक है, तो इन्हीं से प्रसन्न होकर राणा सांगा ने ऊपर माल की जागीर इन्हें प्रदान की। अब इससे प्रसन्न होकर इनको क्या कर दी? ऊपर माल की जागीर। कहाँ की? कहाँ की जागीर दी भाई? ऊपर माल की जागीर। ऊपर माल की जागीर इनको दे दी। और जो ऊपर माल की जागीर है, इसका मुख्यालय कौन था? इसका मुख्यालय था बिजोलिया। इसका मुख्यालय क्या था? बिजोलिया। जैसे मेवाड़ रियासत है, उसका मुख्यालय जैसे चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ था पहले मुख्यालय मेवाड़ का, था कि नहीं था? वैसे ही जो ऊपरमाल की जागीर है, उसका मुख्यालय क्या था? बिजोलिया। क्या था उसका मुख्यालय? बिजोलिया। यहाँ तक की बातें क्लियर है सबके? क्लियर है क्या? और अभी वर्तमान के अंदर ये कहाँ पर है भाई? पहले तो पता नहीं कौन, राजस्थान का परिदृश्य ही बिल्कुल अलग था कि जो बिजोलिया है वो मेवाड़ रियासत का पार्ट था, प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। लेकिन अभी परिदृश्य चेंज हो चुका है, और जो बिजोलिया है वो भीलवाड़ा ज़िले का पार्ट। कौन सी ज़िले का? भीलवाड़ा ज़िले का पार्ट। यहाँ पर आंदोलन करने वाले कौन थे? धाकड़ जाति के किसान। कौन थे? धाकड़ जाति के किसान। धाकड़ जाति के किसानों ने यहाँ पर क्या किया था? आंदोलन किया था। कब से कब तक चला? कब से कब तक चला ये भी पता होना चाहिए। तो 1897 1897 से 1941 ईस्वी तक चलता है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत 1897 से होती है और 1941 तक चलता है। ये पूरे 44 वर्षों तक चलता है। कितने वर्ष? 44 वर्ष, 44 ईयर। कितने वर्षों तक? 44 वर्षों तक। तो विश्व का सबसे लंबा व अहिंसक आंदोलन था ये। विश्व का सबसे लंबा, भाई 44 ईयर चल रहा है, 44 ईयर्स तक चल रहा है, तो ये छोटी मोटा तो है नहीं। इसमें पता नहीं कितनी पीढ़ियों ने आंदोलन देखा होगा। तो 44 वर्षों तक चला और अहिंसक आंदोलन था। क्लियर है बात?
नोट कर ले इन सभी को। तो चलो नोट करते हैं भाई। तो भाई फर्स्ट पॉइंट, प्राचीन नाम। प्राचीन नाम, प्राचीन नाम क्या था? विजयावल्ली या विंध्यावल्ली। प्राचीन नाम क्या था? विजयावल्ली या विंध्यावल्ली। और जो बिजोलिया है वो कौन सी रियासत का पार्ट है? मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना है। तो बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। उसके बाद संस्थापक कौन है? संस्थापक अशोक परमार। अशोक परमार। अशोक परमार संस्थापक कैसे बनते हैं? अशोक परमार खानवा के युद्ध के अंदर, खानवा का युद्ध होता है बाबर और राणा सांगा के मध्य, जिसमें बाबर जीत जाता है, राणा सांगा की हार होती है। उसके बाद खानवा के युद्ध के अंदर अशोक परमार राणा सांगा की सहायता करते हैं। तो राणा सांगा अशोक परमार से प्रसन्न होकर उनको ऊपर माल की जागीर प्रदान करते हैं, जिसका मुख्यालय बिजोलिया था। क्लियर है यहाँ तक की बात? तो देखो, अशोक परमार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी, जिस कारण राणा, तो हमने क्या क्या देखा अभी तक? प्राचीन नाम, विजयावल्ली या विंध्यावल्ली, मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना है, संस्थापक अशोक परमार है, अशोक परमार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी, तो जिस कारण राणा सांगा ने अशोक परमार को ऊपर माल की जागीर दी थी तथा इसका मुख्यालय क्या था? इसका मुख्यालय क्या था? बिजोलिया। मुख्यालय क्या था इसका? बिजोलिया था। मुख्यालय का क्या नाम था? बिजोलिया। वर्तमान में कहाँ पर है बिजोलिया? वर्तमान में कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा। वर्तमान में कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है बिजोलिया। क्लियर है यहाँ तक की बात? वर्तमान में कहाँ पर है बिजोलिया? भीलवाड़ा में। अब आंदोलन करने वाले कौन थे? आंदोलन
करने वाले। तो आंदोलन करने वाले कौन थे भाई? धाकड़ जाति के किसान। आंदोलन करने वाले कौन थे? धाकड़ जाति के किसान थे। ये प्राचीन नाम विजयावली या विंध्यावली मेवाड़ की प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, मेवाड़ रियासत का। अशोक परमार संस्थापक है। वर्तमान कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। आंदोलन करने वाले धाकड़ जाति के किसान। और ये राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन था। क्या था ये? यह है राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन था भाई। जो ये बिजोलिया का किसान आंदोलन है, ये राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन था। संगठित किसान आंदोलन कैसा? जिसके अंदर सभी किसान संगठित होकर आंदोलन करते हैं। तो राजस्थान का प्रथम संगठित आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन। क्लियर है? इस पॉइंट से क्वेश्चन बनता है, कई बार बना हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम्स के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है? आगे देखो, जो बिजोलिया का किसान आंदोलन है, ये विश्व का सबसे लंबा व अहिंसक आंदोलन। तो इसको भी, इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं कि यह आंदोलन विश्व का सबसे लंबा व अहिंसक आंदोलन था। क्लियर है भाई? ये विश्व का सबसे लंबा व अहिंसक आंदोलन है। राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन है। राजस्थान का तो प्रथम संगठित किसान आंदोलन है और विश्व का सबसे लंबा व अहिंसक आंदोलन है। क्लियर है भाई? ये बातें क्लियर है क्या? आगे चले तब तो आगे देखो, कितने वर्षों तक चलता है? 44 वर्ष। कब से कब तक? 1897 से 1941 ईस्वी तक। 44 वर्षों तक चलता है। 1897 ईस्वी से 1941 ईस्वी तक चलता है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? क्लियर है ये बातें? आगे चले क्या भाई? ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो ये बिजोलिया का किसान आंदोलन हुआ है, तो उस आंदोलन के क्या क्या कारण रहे, उन कारणों के ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो अपन देखेंगे, क्या देखेंगे अपन? आंदोलन के कारण, इनके ऊपर चर्चा करेंगे। आंदोलन के कारण, कौन कौन से कारण रहे जिनकी वजह से किसानों को आंदोलन करना पड़ा। तो देखो, पहले तो इस चीज़ को समझते अपन कि किन क्या कारण रहे जिनके कारण किसानों को आंदोलन करना पड़ा। तो एक तो वहाँ पर क्या है, 84 प्रकार के कर लगते थे। कितने प्रकार के? 84 कर। 84 प्रकार के कर थे। और
भू राजस्व बहुत अधिक था। भू राजस्व बहुत अधिक था, 84 प्रकार के कर और भू राजस्व अधिक। और वहाँ पर लाटा व कुंता प्रथा, लाटा व कुंता कर व्यवस्था थी। लाटा व कुंता कर व्यवस्था थी। अब ये लाटा व कुंता कर क्या व्यवस्था क्या होती थी कि जो खड़ी फसल के ऊपर कर लगता था उसको तो कुंता कर कहते थे, और कटी हुई फसल पे जो कर लगता था उसे लाटा कर कहते थे। भाई जो कटी फसल पर कर को तो क्या कहते हैं, लाटा, और कुंता किसे कहते हैं, खड़ी फसल पर कर लगता था उसको क्या कहते थे, कुंता। क्लियर है। उसके अलावा वहाँ पर और क्या था, उसके अलावा वहाँ पर बेगार प्रथा थी। बेगार प्रथा का मतलब, बेगार बेगार होती है काम करवाना, काम करना, बेगार, काम करने को बेगार कहते थे। तो बेगार प्रथा थी वहाँ पर। बेगार प्रथा का मतलब कि जो वहाँ का सामंत था वो लोगों से काम करवाता था, जिसके बदले में उनको कोई भी मेहनताना नहीं मिलता था, या कहे तो उनको कोई भी धनराशि प्राप्त नहीं होती थी काम के बदले, कार्य के बदले। तो वो बेगार प्रथा होती थी। उसके अलावा वहाँ पर वो और भी कर लगे हुए थे, जैसे चौरी कर, तलवार बंधाई कर। अब जो ये चौरी कर है ये क्या है भाई, चौरी कर क्या है, चौरी कर, चौरी कर क्या था कि वहाँ का एक सामंत था कर्षण सिंह। क्या नाम था सामंत का, कर्षण सिंह। सामंत का क्या नाम था, कर्षण सिंह। अब कर्षण सिंह ने क्या किया, कर्षण सिंह ने क्या किया कि उसने ये घोषणा की कि किसानों को उनकी लड़कियों की शादी पर कर्षण सिंह को कर देना पड़ेगा, और जो शादी पर जो कर लेता था उसको चौरी कर कहते थे। शादी पर जो कर लिया जाता था उसको क्या कहा जाता था, चौरी कर। क्लियर है। और तलवार बंधाई कर क्या था, तलवार बंधाई, तलवार बंधाई कर। तलवार बंधाई कर क्या था, ये कौन लगाता है, ये कौन लगाता है भाई, पृथ्वी सिंह। कौन लगाता है, पृथ्वी सिंह। कौन लगाता है, पृथ्वी सिंह लगाता है तलवार बंधाई कर। क्यों लगाता है, क्योंकि पहले क्या था कि जब भी कोई नया सामंत बनता था उसको राजा को क्या देना पड़ता था, कर देना पड़ता था। तो जो सामंत नया सामंत बन रहा है उसको राजा को जो कर देना पड़ रहा है उसका जो वर्डन है वो भी किसके ऊपर डाल दिया गया है, किसानों के ऊपर। कि जब भी नया सामंत बनेगा तो आप लोगों को तलवार बंधाई के नाम से कर देना पड़ेगा। तो सामंत किसानों से लेगा, फिर सामंत राजा को देगा। क्लियर है बात। तो 84 प्रकार के कर, भू राजस्व अधिक, लाटा व कुंता व्यवस्था। लाटा व कुंता व्यवस्था क्या है, लाटा कटी हुई फसल पे, कुंता खड़ी फसल पे। उसके अलावा चौरी करता कौन लगाता है, कर्षण सिंह। तलवार बंदाई कर है कौन लगाता है, पृथ्वी सिंह।
चौरी कर कर्षण सिंह, तलवार बंधाई कर पृथ्वी सिंह। क्लियर है? नोट कर ले इनको। चलो नोट करो। अब क्या क्या कारण रहे आंदोलन की। तो फर्स्ट पॉइंट, 84 प्रकार के कर। फर्स्ट पॉइंट क्या रहा? 84 प्रकार के कर। उसके बाद अधिक भू राजस्व, अधिक भू राजस्व, और लाटा कुंता कर व्यवस्था। अब लाटा कुंता कर व्यवस्था में लाटा क्या है? कटी हुई फसल पर, कटी हुई फसल पर कर। जो फसल कट जाती थी उसके ऊपर जो कर लगाया जाता था वो लाटा। और कुंता क्या था? खड़ी फसल पर, खड़ी फसल पर कर। जो खड़ी फसल पे जो कर लगाया जाता था वो क्या कहलाता था? कुंता कर। क्लियर है? उसके बाद बेगार प्रथा थी वहाँ पर, बेगार प्रथा, बेगार प्रथा थी। उसके अलावा वहाँ पर चौरी कर लेता था, चौरी कर लगता था, चौरी कर लगता था। कब से लगना शुरू हुआ? 1903 से। कौन लगाता था? कर्षण सिंह। कौन लगाता था? कर्षण सिंह। किसने लगाना शुरू किया? कर्षण सिंह ने लगाना शुरू किया 1903 से चौरी कर। तो क्या होता था ये? तो कर्षण सिंह ने यह कर किसानों से उनकी लड़कियों की शादी के समय लिया जाता था। चौरी कर कब लिया जाता था? जब कोई किसान अपनी लड़की की शादी करता था तो कर्षण सिंह को कर देना पड़ता था, जिसका नाम था चौरी कर। क्लियर है यहाँ तक की बात? क्लियर है? आगे चले। उसके बाद अगला कर कौन सा है? तलवार बंधाई कर। तलवार बंधाई कर। एक चौरी कर, एक तलवार बंधाई कर। अब तलवार बंधाई कर क्या है? 1906 के अंदर लगता है। कौन लगाता है? पृथ्वी सिंह। कौन लगाता है? पृथ्वी सिंह ने यह कर किसानों किसानों पर लगाया। जबकि यह कर नए सामंत को या नए सामंत द्वारा राजा को दिया जाता था, राजा को दिया जाता था। भाई जो तलवार बंधाई कर है पृथ्वी सिंह लगाता है 1906 में। यह कर किसानों से लिया जाता था, किसानों के ऊपर लगाया जाने लगा। इससे पहले क्या होता था कि जो नया सामंत बनता था उसको यह कर राजा को देना पड़ता था।
क्लियर है? क्लियर है क्या? यहाँ तक की बातें समझ में आ गई सभी की? आगे चले। आगे देखो भाई, अब शुरुआत करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलनों के विभिन्न चरणों की। किसकी शुरुआत करेंगे? बिजोलिया किसान आंदोलन के विभिन्न चरणों की। तो प्रथम चरण देखो। प्रथम चरण कब से कब तक? 1897 से 1914 ईस्वी तक। प्रथम चरण कब से कब तक है? 1897 से 1914 ईस्वी तक चलता है प्रथम चरण। अब देखो प्रथम चरण में क्या क्या घटनाएं घटित होती है। देखो भाई कि गिरधारीपुरा एक गांव है, गिरधरपुरा, सॉरी, क्या नाम है गांव का नाम? गिरधरपुरा। गिरधरपुरा गांव है। यहाँ का एक किसान है। किसान का नाम क्या है? गंगाराम धाकड़। किसान का क्या नाम है? गंगाराम धाकड़। और गंगाराम धाकड़ के पिताजी का मृत्यु भोज का, गंगाराम धाकड़ के पिताजी का क्या था? मृत्यु भोज। पिता का मृत्यु भोज। अब जो गंगाराम धाकड़ है गिरधरपुरा का, उसके पिताजी का मृत्यु भोज था। अब उसके अंदर साधु सीताराम दास जी भी आते हैं। कौन आता है? साधु सीताराम दास। और भाई धाकड़ जाति का है कौन? गंगाराम। तो धाकड़ जाति के वो पिताजी के, इसके पिताजी के मृत्यु भोज के अंदर धाकड़ जाति के किसान आएंगे कि नहीं आएंगे? तो साधु सीताराम दास और धाकड़ जाति के किसान इकट्ठा होते हैं इस गंगाराम धाकड़ के पिता के मृत्यु भोज में। और इन्होंने एक निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? कि ये मेवाड़ महाराणा के पास अपनी समस्याओं को लेकर जाएंगे। मेवाड़ महाराणा के पास अपनी समस्याओं को लेकर जाएंगे। और साधु सीताराम दास जी के कहने पर कौन कौन जाता है? नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। नानजी पटेल व ठाकरी पटेल को मेवाड़ महाराणा के पास भेज दिया जाता है। उस समय मेवाड़ महाराणा कौन था? फतेह सिंह। फतेह सिंह। मेवाड़ महाराणा कौन है? फतेह सिंह। भाई गिरधरपुरा गांव के अंदर गंगाराम धाकड़ किसान के पिताजी के मृत्यु भोज के अवसर पर धाकड़ जाति के किसान तो आएंगे ही आएंगे। और कौन आया? साधु सीताराम दास। और साधु सीताराम दास के कहने पर नानजी पटेल व ठाकरी पटेल, नानजी पटेल व ठाकरी पटेल, भाई साधु सीताराम दास जी के कहने पर नानजी पटेल व ठाकरी पटेल मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास जाते हैं किसानों की समस्या लेकर। फतेह सिंह के पास कौन कौन जाते हैं? नानजी पटेल, ठाकरी पटेल। कौन कौन? नानजी पटेल, ठाकरी पटेल फतेह सिंह जी के पास, मेवाड़ महाराणा के पास अपनी समस्याएं लेकर, किसानों की समस्याएं लेकर। तो मेवाड़ महाराणा क्या करते हैं? एक जांच अधिकारी को भेजते हैं। किसको? एक जांच अधिकारी को भेजते हैं जिसका क्या नाम था? हामिद हुसैन। हामिद हुसैन। हामिद हुसैन नाम के जांच अधिकारी को भेजते हैं। अब जांच अधिकारी भेजता है तो जांच अधिकारी क्या करता है? किसानों के पक्ष के अंदर, किसानों के पक्ष के अंदर अपनी रिपोर्ट बनाता है।
परंतु जो वहाँ का जागीरदार है उसको ये मंजूर नहीं होता है और वो क्या करता है, जो नानजी पटेल और ठाकरी पटेल फतेह सिंह के पास शिकायत लेके जाते हैं, समस्याएं लेकर जाते हैं, उनको जागीर से बाहर निकाल देता है। जागीर से क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है? यह आंदोलन कुछ स्थानीय नेताओं द्वारा भी चलाया जाता है। जैसे कि उन स्थानीय नेताओं के अंदर कौन कौन आता है? एक तो फतेहकरण, ब्रह्मदेव और प्रेमचंद फतेहकरण, ब्रह्मदेव, प्रेमचंद। फतेहकरण, ब्रह्मदेव, प्रेमचंद। फतेहकरण, ब्रह्मदेव, प्रेमचंद। फतेहकरण, ब्रह्मदेव व प्रेमचंद। चलो इन सभी को नोट कर लेते हैं। देखो भाई, देखो धाकड़ जाति के किसान व साधु सीताराम दास ने गिरधरपुरा गांव से आंदोलन प्रारंभ किया। अब आंदोलन प्रारंभ कर दिया तो साधु सीताराम दास जी के कहने पर, साधु सीताराम दास के कहने पर नानजी पटेल व ठाकरी पटेल किसानों की समस्याएं लेकर, किसानों की समस्याएं लेकर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से मिलते, फतेह सिंह से मिलते हैं तथा महाराणा ने हामिद हुसैन नामक जांच अधिकारी की नियुक्ति की। भाई साधु सीताराम दास के कहने पर नानजी पटेल व ठाकरी पटेल किसानों की समस्या लेकर कहाँ जाते हैं? मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह, और मेवाड़ महाराणा ने हामिद हुसैन नाम के जांच अधिकारी को नियुक्त कर दिया। अब इस चीज़ से जो वहाँ का
जागीरदार करशन सिंह वो नाराज़ हो जाता है कि इन लोगों की इतनी हिम्मत कैसी हुई कि मेरे खिलाफ महाराणा को शिकायत कर रहे हैं ये। तो इन्होंने क्या किया, तो करशन सिंह ने नानजी व ठाकरी पटेल को जागीर से निष्कासित कर दिया। करशन सिंह ने नानजी व ठाकरी पटेल को जागीर से क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया। और किसानों को सफलता नहीं मिली। क्लियर है। अब स्थानीय नेताओं ने भी आंदोलन के अंदर भाग लिया। तो देखो भाई, यह आंदोलन स्थानीय नेताओं द्वारा चलाया गया। कौन कौन थे स्थानीय नेता? फतेहकरण, ब्रह्मदेव और प्रेमचंद। ये वहाँ के क्या थे, स्थानीय नेता। क्लियर है यहाँ तक की बात? आगे चले, आगे देखो भाई क्या क्या देखा प्रथम चरण में हमने कि धाकड़ जाति के किसान व साधु सीताराम दास गिरधरपुरा गांव से आंदोलन का प्रारंभ कर देते हैं। साधु सीताराम दास जी के कहने पर नानजी पटेल व ठाकरी पटेल अपनी किसानों की समस्याएं लेकर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से मिलने जाते हैं। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने हामिद हुसैन नाम के जांच अधिकारी की नियुक्ति कर दी। तो इससे नाराज होकर करशन सिंह ने नानजी व ठाकरी पटेल को जागीर से निष्कासित कर दिया। इस प्रकार किसानों को सफलता नहीं मिलती है। यह आंदोलन स्थानीय नेताओं द्वारा चलाया जाता है। स्थानीय नेता कौन कौन है भाई? स्थानीय नेता फतेहकरण, ब्रह्मदेव और प्रेमचंद। क्लियर है? आगे देखो भाई, अब दूसरा चरण चलेगा। दूसरा चरण कब से कब? 1914 से 1923 तक चलता है। 1914 से 1923 तक दूसरा चरण चलता है। ठीक है। अब दूसरे चरण के अंदर क्या क्या घटनाएं घटित होती है, पहले तो एक बार डिटेल से देख लेते हैं इन सभी चीज़ों को। दूसरा चरण के बारे में जानेंगे अपन। देखो, जो दूसरा चरण है उसके अंदर साधु सीताराम दास जी के कहने पर आंदोलन से कौन जुड़ते हैं? विजय सिंह पथिक। जो साधु सीताराम दास हैं, इनके कहने पर कौन जुड़ते हैं? विजय सिंह पथिक जी आंदोलन से जुड़ जाते हैं। विजय सिंह पथिक को अपन जानते ही है कि राजस्थान किसान आंदोलन के जनक है। पथिक जी आते ही क्या करते हैं? ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन करते हैं। ऊपरमाल पंच बोर्ड कब? 1917 ईस्वी में। उसके बाद संस्थापक विजय सिंह पथिक जी ही है। कौन से स्थान पर? बेरीसाल। कौन सी जगह पर? बेरीसाल। कौन सी जगह? बेरीसाल गांव।
अध्यक्ष किसे बनाते हैं इसका? अध्यक्ष अध्यक्ष कौन है? मन्ना पटेल। कौन है? मन्ना पटेल। कौन है? मन्ना पटेल। और इसके अंदर एक समिति का गठन किया जाता है जिसका नाम है उपरमाल सेवा समिति। कौन सी समिति? उपरमाल सेवा समिति का गठन किया जाता है। और इस उपरमाल सेवा समिति के द्वारा एक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। उस पत्रिका का क्या नाम है? उपरमाल का डंका। देखो भाई, साधु सीताराम दास जी विजय सिंह पथिक को बिजोलिया के अंदर आंदोलन से जोड़ते हैं। उसके बाद विजय सिंह पथिक जी आते ही उपरमाल पंच बोर्ड का गठन करते हैं 1917 ईस्वी में। कौन सी जगह? बेरीसाल गांव में। अध्यक्ष कौन? मन्ना पटेल। और इस उपरमाल पंच बोर्ड के अंदर एक समिति का गठन किया जाता है उपरमाल सेवा समिति के नाम से। इस उपरमाल सेवा समिति द्वारा एक पत्रिका प्रकाशित की जाती है उपरमाल का डंका। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? उसके बाद जो विजय सिंह पथिक है, इनसे प्रेरित होकर एक और नेता इस आंदोलन से जुड़ते हैं। उनका नाम क्या है? माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा। वर्मा जी पहले क्या है, बिजोलिया जो ठिकाना है वहीं पर कार्य करते थे। जॉब थी वहाँ पर, बिजोलिया के अंदर इनकी जॉब थी। तो ये विजय सिंह पथिक से प्रभावित होकर माणिक्यलाल वर्मा जी भी आंदोलन से जुड़ जाते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? क्लियर? चलो नोट करते हैं इनको। देखो भाई कि साधु सीताराम दास जी के कहने पर, साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़ते हैं। क्लियर है? आगे देखो, अब इस आंदोलन से विजय सिंह पथिक जी जुड़ गए, और विजय सिंह पथिक जी जुड़ गए तो उपरमाल पंच बोर्ड का गठन कर देंगे। तो उपरमाल पंच बोर्ड 1917 ईस्वी में। संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन है भाई? विजय सिंह पथिक जी है। विजय सिंह पथिक। क्लियर है? आगे देखो, किस स्थान पर करते हैं स्थापना? बेरीसाल गांव। अध्यक्ष किसे बनाते हैं? मन्ना पटेल को। किसे बनाते हैं अध्यक्ष? मन्ना पटेल को। एक समिति बनाते हैं, उपरमाल पंच बोर्ड के अंदर एक समिति बनाते हैं। समिति का नाम क्या है? उपरमाल सेवा समिति। क्या नाम है समिति का नाम? उपरमाल सेवा समिति। क्या नाम है समिति का नाम? उपरमाल सेवा समिति। और इस समिति के द्वारा एक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। पत्रिका का क्या नाम है? उपरमाल का डंका। क्या नाम है पत्रिका का? उपरमाल का डंका। पत्रिका का क्या नाम है? उपरमाल का डंका। क्लियर है? उसके बाद देखो, विजय सिंह पथिक से प्रेरित होकर माणिक्यलाल वर्मा इस आंदोलन से
इस आंदोलन से जुड़ जाते हैं। भाई हमने देखा था कि माणिक्यलाल वर्मा बिजोलिया ठिकाने के अंदर कार्य करते हैं, जॉब करते हैं, और वो विजय सिंह पथिक जी से प्रेरित होकर वो भी आंदोलन से जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद कुछ कांग्रेस के अधिवेशन देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट अधिवेशन। एक देखो भाई, जैसे एक अधिवेशन होता है 1918 में, 1918 में कहाँ होता है? बम्बई में। किसका अधिवेशन है? कांग्रेस का। किसका है? कांग्रेस का। इसके अंदर पथिक जी गांधी जी से मिलते हैं, जो गांधी जी से मुलाकात 1918 के मुंबई में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उसके अंदर पथिक जी की मुलाकात गांधी जी से होती है। पथिक जी की मुलाकात किससे होती है? गांधी जी से होती है। उसके बाद 1919 के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन होता है अमृतसर में। कहाँ होता है? अमृतसर अधिवेशन। किसका? कांग्रेस का। कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन होता है। अब इसके अंदर जो पथिक जी के कहने पर जो बाल गंगाधर तिलक है, बाल गंगाधर तिलक जी इस आंदोलन के पक्ष के अंदर कुछ प्रस्ताव रखते हैं। जो अमृतसर अधिवेशन है उसके अंदर पथिक जी के कहने पर बाल गंगाधर तिलक जी बिजोलिया आंदोलन के पक्ष में कुछ प्रस्ताव रखते हैं, और जिनका विरोध कौन करता है? विरोध कौन करता है? गांधी जी। विरोध कौन करता है? गांधी जी बिजोलिया किसान आंदोलन के पक्ष में रखे गए प्रस्तावों का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। उसके बाद 1920 कंटिन्यू चल रहा है, 1918 फिर 1919 फिर 1920 का कांग्रेस अधिवेशन होता है कहाँ पर? नागपुर में। कहाँ पर होता है कांग्रेस का अधिवेशन? नागपुर में। और इस नागपुर वाले अधिवेशन में पथिक जी क्या करते हैं? किसानों की प्रदर्शनी क्या करते हैं? किसानों की एक प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं। किसानों की एक प्रदर्शनी का क्या करते हैं? आयोजन करते हैं। और इस प्रदर्शनी से प्रभावित होकर गांधी जी ने नैतिक समर्थन दिया। नैतिक समर्थन दिया। किसने दिया? गांधी जी ने। गांधी जी ने क्या दिया? नैतिक समर्थन। 1920 के नागपुर अधिवेशन में, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। क्लियर है बात? क्लियर है क्या? फिर उसके बाद इन सभी घटनाओं के समय ही, जब ये घटनाएं घटित हो रही है, कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन चल रहा है। कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन चल रहा है, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन चल रहा है। इसी समय पर दो आयोगों का गठन होता है। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग 1919 के अंदर, 1919 के अंदर ही एक आयोग का गठन होता है जिसका नाम है बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। अब इसके अंदर बिंदुलाल भट्टाचार्य तो क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। बिंदुलाल भट्टाचार्य तो क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। और इसके अलावा और कौन कौन सदस्य होते हैं? ठाकुर अभय सिंह, अमर सिंह। ठाकुर अमर सिंह, ठाकुर अमर सिंह और न्यायाधीश न्यायाधीश अफजल अली। इसका उद्देश्य क्या था? किसानों की मांगों का जांच करना। किसानों, भाई जो आयोग बन रहा है उसका उद्देश्य क्या होगा? भाई बिजोलिया के अंदर कोई आयोग बनेगा, उसका उद्देश्य क्या होगा? किसानों की मांगों की जांच करना ही होगा। और इस आयोग ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। बिल्कुल आयोग बनाया गया किसानों की मांगों की जांच करने के लिए, लेकिन इस आयोग ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। उसके बाद 1920 के अंदर
राज सिंह बेदला आयोग। राज सिंह बेदला आयोग का गठन होता है कब? 1920 में राज सिंह बेदला आयोग का गठन होता है। राज सिंह बेदला तो इसके अध्यक्ष हैं और अन्य सदस्य कौन कौन है? रमाकांत और तख्त सिंह। और कौन है? तख्त सिंह। भाई रमाकांत और तख्त सिंह इसके क्या हैं? सदस्य हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या? क्या क्या घटनाएं घटित हो रही है कि पहले तो साधु सीताराम दास जी के कहने पर विजय सिंह पथिक जी जुड़ते हैं, फिर ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन करते हैं 1917। क्या क्या घटनाएं घटित होती है देखो भाई। साधु सीताराम दास जी के कहने पर विजय सिंह पथिक जी बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ते हैं। उसके बाद ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन होता है 1917 में। कौन करता है? विजय सिंह पथिक। कहाँ पर? बेरीसाल गांव में। अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? मन्ना पटेल को। ऊपरमाल पंच बोर्ड के अंदर एक समिति का गठन किया जाता है, ऊपरमाल सेवा समिति। इसके द्वारा एक पत्रिका प्रकाशित की जाती है, ऊपरमाल का डंका। उसके बाद 1918 आता है, कंटिन्यू चल रहा है 1917 फिर 1918। 1918 के अंदर मुंबई का कांग्रेस अधिवेशन होता है जहाँ पर गांधी जी से विजय सिंह पथिक जी मुलाकात करते हैं। फिर 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन होता है जिसके अंदर पथिक जी के कहने पर बाल गंगाधर तिलक ने आंदोलन के पक्ष के अंदर प्रस्ताव रखा, जिसका विरोध किसने किया? गांधी जी ने। और इसी समय 1919 के समय ही बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन होता है। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन होता है। अन्य सदस्य कौन कौन? अमर सिंह और न्यायाधीश अफजल अली। उसके बाद 1920 नागपुर अधिवेशन, किसानों की एक प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं। कौन? पथिक जी। इससे प्रभावित होकर गांधी जी अपना नैतिक समर्थन किसको देते हैं? बिजोलिया किसान आंदोलन को। और 1920 के अंदर ही इसी समय ही राज सिंह बेदला आयोग का गठन किया जाता है। और ये आयोग के सदस्य कौन कौन है? रमाकांत और तख्त सिंह। यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या? नोट कर लें इन सभी को। चलो नोट करते हैं भाई। देखो देखो भाई, माणिक्यलाल जी इस आंदोलन से क्या हो गए? जुड़ गए। अब उसके बाद 1918 के कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन, कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में पथिक जी ने गांधी जी से मुलाकात की थी। मुलाकात की थी। क्लियर है? उसके बाद 1919 का कौन सा अधिवेशन? 1919 ईस्वी में कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में पथिक जी के कहने पर, पथिक जी के कहने पर कौन? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने बिजोलिया आंदोलन के पक्ष में प्रस्ताव रखा। लेकिन गांधी जी
ने इसका विरोध किया। इसका क्या किया? गांधी जी ने विरोध किया। क्लियर है यहाँ तक की बात? उसके बाद इसी समय 1919 ईस्वी में ही आयोग का गठन होता है। क्या नाम है आयोग का? बिंदुलाल भट्टाचार्य, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। जो ये बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है बिंदुलाल भट्टाचार्य। सदस्य कौन कौन है? सदस्य ठाकुर अमर सिंह, और न्यायाधीश अफजल अली, न्यायाधीश अफजल अली। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? किसानों की मांगों की जांच करना। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन इस आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है क्या? आगे चले, आगे देखो भाई। उसके बाद 1920 आता है। 1920 ईस्वी के कांग्रेस 1920 के कांग्रेस के नागपुर, कौन सा? नागपुर अधिवेशन में पथिक जी ने किसानों की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस अधिवेशन में गांधी जी ने आंदोलन को अपना नैतिक समर्थन दिया। उसके बाद 1920 के अंदर ही एक आयोग का और गठन होता है। 1920 के अंदर ही कौन से आयोग का गठन होता है? बताओ भाई, बता चुका हूँ मैं। 1920 में कौन से आयोग का गठन होता है? राज सिंह बेदला आयोग। सदस्य कौन कौन है भाई? पहले तो अध्यक्ष बताओ। अध्यक्ष जिसके नाम से है वही अध्यक्ष है, तो राज सिंह बेदला जी, ये क्या है? अध्यक्ष। सदस्य कौन कौन है? रमाकांत। कौन है? रमाकांत और तख्त सिंह। कौन? रमाकांत और तख्त सिंह। क्लियर है क्या? अब ये इस आयोग से भी कोई निर्णय नहीं निकल पाता है। उसके बाद 1922 आता है, 2 साल बाद भाई। 1920 के बाद 2 साल बाद 1922 के अंदर इस आंदोलन के अंदर अंग्रेज हस्तक्षेप करते हैं, और अंग्रेज हस्तक्षेप करके किसानों के साथ एक समझौता करते हैं, जिसके तहत 35 प्रकार के कर माफ़ कर दिए जाते हैं। कितने प्रकार के?
35 प्रकार के कर माफ़ कर दिए जाते हैं। किंतु सामंत ने इस समझौते को क्या नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। सामंत ने इस समझौते को मानने से इनकार कर दिया। तो लिखो भाई, 1922 में अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप के कारण किसानों के साथ एक समझौता होता है, जिसके तहत 35 प्रकार के कर माफ़ कर दिए जाते हैं, माफ़ कर दिए जाते हैं। किंतु बिजोलिया के सामंत ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया। इस समझौते को स्वीकार नहीं किया। अब समझौता स्वीकार नहीं होता है, क्लियर। अब इसका अंतिम चरण चलेगा। इस आंदोलन का कौन सा चरण चलेगा? अंतिम चरण। अंतिम चरण कौन सा है? तीसरा चरण। कौन सा है अंतिम चरण? तीसरा चरण। तो देखो भाई, इसका तीसरा चरण, तृतीय चरण। कौन सा? तृतीय चरण। कब से कब तक है? 1923 से 1941 ईस्वी तक। ठीक है, 1923 से 1941 ईस्वी तक। तो देखो इस समय क्या क्या होता है, देखो कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है। ठीक है, इन सब के बारे में देखते हैं। देखो भाई, तो इस समय क्या होता है कि एक बंदोबस्त अधिकारी आता है, जिसका नाम क्या है? बंदोबस्त अधिकारी आता है जिसका नाम क्या है? ट्रेंच। क्या नाम है? ट्रेंच। ये क्या है? बंदोबस्त अधिकारी। बंदोबस्त अधिकारी। अब ये बंदोबस्त अधिकारी है, ये क्या करता है? इसने असिंचित भूमि के ऊपर कर बढ़ा दिया। कौन सी भूमि पर? असिंचित भूमि पर क्या कर दिया? कर को बढ़ा दिया। अब असिंचित भूमि क्या होती थी पहले, कि जिस भूमि पे सिंचाई नहीं की जाती थी वो असिंचित भूमि होती थी। तो असिंचित भूमि पर वैसे ही फसल कम होती थी, और ऊपर से उसके ऊपर कर और लगा दिया गया, तो किसानों को और ज़्यादा नुकसान होने लगा। तो इन सब से परेशान होकर किसान पथिक जी के पास जाते हैं, और पथिक जी के कहने पर असंचित भूमि को सामंतों को लौटा दी जाती है, और सामंतों ने इस भूमि को क्या कर लिया? जब्त कर लिया। उसके बाद 1927 के अंदर पथिक जी इस आंदोलन से अलग हो जाते हैं। पथिक जी आंदोलन से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। पथिक जी इस आंदोलन से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? चलो नोट करते हैं। तो देखो भाई, ट्रेंच नामक भूमि बंदोबस्त अधिकारी ने असिंचित
भूमि पर कर बढ़ा दिया, कर बढ़ा दिया। पथिक जी के कहने पर, पथिक जी के कहने पर किसानों ने अपनी असिंचित भूमि सामंत को लौटा दी तथा सामंत ने इसे जब्त कर लिया। सामंत ने इसे क्या कर लिया? जब्त कर लिया। और 1927 में पथिक जी आंदोलन से अलग हो गए, अलग हो गए। क्लियर है यहाँ तक की बात? क्लियर है क्या? पथिक जी आंदोलन से अलग हो गए। अब पथिक जी तो आंदोलन से अलग हो गए, तब इस आंदोलन का नेतृत्व कोई तो करे भाई, इस आंदोलन का नेतृत्व कोई तो करे। तो गांधी जी ने किसको भेजा? देखो भाई, पथिक जी तो अलग हो गए आंदोलन से, तो पथिक जी अलग हो गए तो गांधी जी इस आंदोलन के नेतृत्व के लिए जमनालाल बजाज को भेजते हैं। जमनालाल बजाज गांधी जी का पांचवा पुत्र। भाई गांधी जी का पांचवा पुत्र किसे कहते हैं? जमनालाल बजाज को। तो अपने पुत्र को ही भेजेंगे गांधी जी, तो नेतृत्व के लिए किसे भेजते हैं? जमनालाल बजाज को। और जमनालाल बजाज ने इसका नेता किसे नियुक्त किया? हरिभाऊ उपाध्याय को। इसका नेता किसको घोषित किया? हरिभाऊ उपाध्याय को। उसके बाद 1941 के अंदर अंतिम रूप से जो मेवाड़ रियासत है उनके प्रधानमंत्री है वी राघवाचारी। कौन है प्रधानमंत्री? राघवाचारी। कौन है प्रधानमंत्री? वी राघवाचारी। और राजस्व मंत्री कौन है? राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता। इनके और किसानों के मध्य समझौता होता है और किसानों की जो जब्त की गई ज़मीन थी उनको वापस लौटा दिया जाता है। ठीक है, तो देखो भाई, लिख लो इन सभी चीज़ों को। गांधी जी ने जमनालाल बजाज को इस आंदोलन का नेतृत्व करने भेजा। जमनालाल बजाज ने हरिभाऊ उपाध्याय को इसका नेता नियुक्त किया। उसके बाद 1941 ईस्वी में मेवाड़ के पीएम कौन है? वी राघवाचारी। कौन है? वी राघवाचारी। वह राजस्व मंत्री कौन है? राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता है। मोहन सिंह मेहता ने
के मध्य समझौता करवाया तथा किसानों की जब्त जमीनें वापस दे दी गई। ठीक है, अब देखो भाई, जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसका प्रचार प्रसार किन किन पत्रिकाओं के माध्यम से होता है उनके बारे में देखेंगे। तो बिजोलिया से संबंधित पत्रिकाएं कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं? तो सबसे पहले राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ, इसकी 3 पत्रिकाएं। सबसे पहले एक राजस्थान केसरी है, राजस्थान केसरी कब की है? 1920। कहाँ? वर्धा से प्रकाशित होती थी। वर्धा कहाँ पर है? महाराष्ट्र। क्लियर है भाई। जो राजस्थान सेवा संघ है उसके द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती थी, राजस्थान केसरी, 1920। कहाँ से? वर्धा, महाराष्ट्र से। अंग्रेज़ों ने इसके ऊपर रोक लगा दी तो इसका नाम चेंज करके क्या किया गया? नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान कब? 1921 में। फिर इसके ऊपर भी रोक लगा दी तो फिर किस नाम से निकाला? तरुण राजस्थान। इसका नाम क्या कर दिया गया फिर? तरुण राजस्थान। कब? 1923 में। तो पहले क्या था? राजस्थान केसरी था, फिर नवीन राजस्थान हो गया, फिर तरुण राजस्थान हो गया। राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान, ये सब राजस्थान सेवा संघ की ही पत्रिकाएं हैं। तो इसका नाम पहले तो राजस्थान केसरी था पत्रिका का नाम, फिर नाम बदल कर नवीन राजस्थान कर दिया गया, उसके बाद नाम बदल कर तरुण राजस्थान कर दिया गया। एक पत्रिका प्रयाग से प्रकाशित होती थी जिसका नाम है अभ्युदय समाचार पत्र। अभ्युदय समाचार पत्र कहाँ से? प्रयाग से। एक समाचार पत्र भारत मित्र समाचार पत्र, ये कहाँ से है? कलकत्ता से। कहाँ से? कलकत्ता से। 4th नंबर है मराठा समाचार पत्र, ये कहाँ से है? पूना से। कहाँ से है? पूना से। और एक समाचार पत्र है प्रताप समाचार पत्र, कहाँ से है ये? कानपुर, यूपी से। कौन प्रकाशित करते थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन प्रकाशित करते थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन प्रकाशित करते थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। इसी कारण ये बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में खबरें लिखते थे। इसी कारण पथिक जी ने चांदी की राखी भेजी। किसे भेजी? गणेश शंकर विद्यार्थी को। किसने भेजी? पथिक जी ने। क्या भेजी? चांदी की राखी भेजी। क्लियर है? क्लियर है क्या? उसके बाद कुछ पॉइंट्स और, जैसे जो प्रेमचंद जी की रंगभूमि उपन्यास है वो बिजोलिया किसान आंदोलन पर ही आधारित था, तो इसको भी लिख लो।
तो प्रेमचंद जी का रंगभूमि उपन्यास, रंगभूमि उपन्यास बिजोलिया आंदोलन पर आधारित था, आंदोलन पर आधारित था। क्लियर है। उसके बाद माणिक्यलाल वर्मा ने एक गीत गाया था, माणिक्य लाल वर्मा कौन सा गीत गाया? पंछीड़ा। कौन सा? पंछीड़ा। और विजय सिंह पथिक ने भी एक गीत गाया, विजय सिंह पथिक। कौन सा? पीड़ितों का पंछीड़ा। भाई जो माणिक्यलाल वर्मा है, उन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन के तहत किसानों को जागृत करने के लिए पंछीड़ा गीत गाया। किसानों को जागृत करने के लिए कौन सा गीत गाया? पंछीड़ा गीत गाया। और पथिक जी ने पीड़ितों का पंछीड़ा गीत गाया। कौन सा? पीड़ितों का पंछीड़ा। तो इसी के साथ बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त होता है। अगली क्लास के अंदर मिलते हैं अगले आंदोलन के साथ। ठीक है, धन्यवाद।